हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं कॉम्बो क्लासेस बाय आलोक सर। इस क्लास में हम फिजिक्स की क्लास को करते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डेंसिटी एंड गॉस थ्योरम एंड आल्सो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। यानी कि ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। इस चैप्टर से, इस टॉपिक से, इन सभी टॉपिक से एग्जाम में हर एक साल नियर अबाउट एक क्वेश्चन आता है। इस वजह से इस चैप्टर को हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नाम से ही क्लियर है कि चार्जेज को हमें डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट शेप के बॉडीज के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है। यानी कि चार्जेज के डिस्ट्रीब्यूशन को किसी बॉडी पर, किसी सरफेस पर, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी रॉड पर डिस्ट्रीब्यूट करने की प्रोसेस को हम कहते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये जो होगा वो दो टाइप का होगा। ठीक है, पहला जो होगा वो होगा कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा जो होगा वो होगा डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बेटा, यानी कि पहला जो होगा हम लोग का कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको सतत या लगातार चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, और डिस्क्रीट जिसमें चार्ज जो होंगे एक दूसरे से इधर उधर, कोई उनका सीक्वेंस नहीं होगा। तो इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अगर हम बात करते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जितने भी चार्जेज होंगे वो सभी एक सीक्वेंस में होंगे। क्या होंगे? सीक्वेंस में होंगे। साथ ही साथ उनके बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस होगा, क्या होगा? सेपरेशन डिस्टेंस जो होगा वो बहुत ही ज्यादा कम होगा। ठीक है, तो इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यानी कि अगर बहुत सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैं वो एक सीक्वेंस में हैं, साथ ही साथ उनके बीच का गैपिंग कम है, उनके बीच की डिस्टेंसेस कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है, तब हम उनको कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह से हमारा डिस्क्रीट में क्या होता है कि सभी जितने भी चार्जेज होंगे वो सीक्वेंस में हो भी सकते हैं और सीक्वेंस में नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इनके बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है इनके लिए, कंटिन्यूअस डिस्क्रीट के लिए, बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि अगर चार्ज जो है एक दूसरे के सीक्वेंस में है या नहीं है, हमें उस चीज़ को ध्यान नहीं देना है। अगर चार्जेज के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। हम इनके बारे में जनरली यहाँ इस चैप्टर में स्टडी नहीं करेंगे, हम केवल स्टडी करेंगे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। केवल किसके बारे में हम स्टडी करेंगे, किसके बारे में हम लोग ब्रीफली पढ़ेंगे? तो हम केवल इस क्लास में बात करेंगे, इस चैप्टर में बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात किया जाए तो हमने कहा कि इसमें जो होंगे सभी चार्जेस एक सीक्वेंस में होंगे और इनके बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस होगी, इनके बीच की जो गैपिंग होगी वो बहुत ही ज़्यादा कम होगी, तब हम इसको कहेंगे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो तीन तरह का होगा। फर्स्ट में होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सेकेंड नंबर जो होगा वो होगा हम लोगों का सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड नंबर जो होगा हम लोगों का वो होगा हम लोगों का वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यानी कि तीन तरह से हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ते हैं। हो सकता है कि लिनियर चार्ज में लिनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है किसी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है किसी वॉल्यूम पर, यानी 3D ऑब्जेक्ट के अंदर या बाहर या कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट हो। तो इस तरह से हम लोगों ने कहा कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा होगा वो कितने तरह का होगा बेटा?
तीन तरह का होगा। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होगा हम लोगों का पहला टॉपिक? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या कहेंगे? पहला टॉपिक होगा हम लोगों का लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होगा? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अगर कहा जाएगा कि इफ द चार्जेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड along the length of a rod, along the length of a rod, then the charge distribution is called as linear charge distribution। ठीक है, अब क्या कहा जाएगा? मान लेते हैं कि एक एल लेंथ का हम लोगों ने रॉड लिया, ये एल लेंथ का एक रॉड ले लिया और इस पर प्लस क्यू चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, सीक्वेंस में है प्लस क्यू चार्ज। एल लेंथ का ये एक रॉड था, मान लेते हैं टोटल जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो क्यू है। ठीक है, तो इसके यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस रॉड के यूनिट लेंथ पर जितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो क्या कहेगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है बेटा, यानी कि क्या कह दिया जाएगा? ये एल लेंथ पर टोटल चार्ज क्यों डिस्ट्रीब्यूट है, तो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर लेंथ, सेंटीमीटर पे नहीं, 1 मीटर लेंथ पर जितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे उनको हम कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लेमडा से डिनोट करते हैं। तो लेमडा की वैल्यू हो जाएगा हम लोगों का Q/L। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? क्या कहा हमने कि एक रॉड है ये, इस रॉड के अलांग अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो तो इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और अगर यही चार्ज जो है इसके यूनिट लेंथ पर कहा जाए, एल लेंथ का ये रॉड था, क्यू इस पे मान लेते हैं कि 5 मीटर का रॉड था और 100 जो है इस पे कुल 100 कूलम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, तो 1 मीटर लेंथ में कितने डिस्ट्रीब्यूट होंगे? 100/5 यानी 20 कूलम चार्ज 1 मीटर लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, क्योंकि यूनिफॉर्मली यानी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। तो यूनिट लेंथ पर इसके जितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे उनको कहा जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसी के साथ साथ हम लोग करेंगे बात अभी लीनियर चार्ज डेंसिटी के बाद हम लोग का दूसरा जो आता है वो आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या आता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की भी बात कर लेते हैं अभी। किसकी बात कर लेते हैं अभी हम लोग? सरफेस चार्ज डेंसिटी की भी बात कर ही लेते हैं। तो क्या काम हम लोगों ने दूसरे में होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर ये कोई सरफेस है, हो सकता है कि वो रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर के शेप का हो सकता है, या फिर सर्कल के शेप को हो सकता है, ट्रायंगल के शेप का हो सकता है, किसी शेप का वो सरफेस हो सकता है। यानी सीधी बात कि उसका एरिया बनना चाहिए, लेंथ ब्रेथ होना चाहिए, तभी जाके उसका एरिया बनेगा। अगर कहा जाए कि इस पर जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो यूनिफॉर्मली, क्या हो? इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहा जाए कि इसकी एरिया A है और इस पर टोटल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूट है। क्या कहा हमने कि अगर सभी चार्जेज किसी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो, किसी
ऐसे ऑब्जेक्ट पर डिस्ट्रीब्यूट है जिसमें लेंथ और ब्रेथ हो, यानी कि जिसका सरफेस हो, जिसका एरिया हो, उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो, तो इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके यूनिट एरिया पर जितना अमाउंट, मान लेते हैं कि इसकी एरिया हमने कहा ए है कैपिटल, तो इसका यूनिट एरिया कितना होगा 1 मीटर स्क्वायर होगा। तो ए एरिया पर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो तो यूनिट एरिया पर कितने डिस्ट्रीब्यूट होंगे बेटा, क्यू अपान ए होगा। तो हम क्या कहते हैं, इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और सिग्मा इक्वल टू फार्मूला लिखते हैं क्यू अपान ए। तो ये हमारा है सरफेस, इसको क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसी तरह से हमारा तीसरा जो होता है वो होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तीसरा क्या हमारा होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। या पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, देन हम लोग किसकी बात करेंगे, डेंसिटी की बात करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, एक 3D ऑब्जेक्ट होगा। 3D ऑब्जेक्ट में कोई भी शेप का हो सकता है कोन हो सकता है क्यूब हो सकता है क्यूबाइड हो सकता है स्फीयर हो, कोई भी तरह का हो सकता है, उससे हमें घबराने वाली बात नहीं है। जनरली हम यहाँ एक क्यूब या क्यूबाइड लेकर के चले हुए हैं, तो ये हमारा क्यूबाइड बन गया। अगर कहा जाए कि चार्ज जो है इसके अंदर, यानी एक रूम है और रूम के अंदर चारों तरफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, एक कमरा है या कोई वेसल है, कोई बर्तन है, उसके चारों तरफ अंदर जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसमें क्या होगा, लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और एरिया भी होगा, यानी उसकी कैपेसिटी होगी, तो उसको हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। यानी ओवरऑल सभी चार्जेस जो है पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो, तो इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मान लेते हैं कि इसके v वॉल्यूम पर जो है, इसके v वॉल्यूम पर अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट है, सरफेस पे नहीं डिस्ट्रीब्यूट है, ये ध्यान रखने वाली बात है। मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम v है और इस पर स्मॉल q चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो, तो इसके यूनिट वॉल्यूम पर जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उसी को हम कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहा हमने कि अगर चार्ज जो है किसी 3D ऑब्जेक्ट पे, यानी जिसका वॉल्यूम हो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो, तो इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और पर यूनिट वॉल्यूम जितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे उसको हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि हर साल लगभग एग्जाम में आता है, इस वजह से थोड़ा सा वो ध्यान देंगे हम लोग कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के तुरंत बाद हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम के तुरंत बाद हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जहां भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाए, मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाए, तो घबराने वाली बात नहीं है। तुरंत हमें यह ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया है मतलब नंबर होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स आया है मतलब नंबर होगा। अब किसका नंबर होगा अभी हम लोग बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, क्या हो गया हम लोगों का स्टार्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे बड़ी बात है कि हम कहेंगे कि मान लेते हैं कोई एक बड़ा सा रीजन है, ये बड़ा सा एक रीजन है, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो कंफर्म है कि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को निकालेगा। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था कि प्लस क्यू से स्टार्ट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और माइनस क्यू पर जाकर के खत्म हो जाती हैं। तो क्या करेगा, प्लस क्यू से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, उन्हीं लाइंस के नंबर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। क्लियर है। तो मान लेते हैं कि पूरे सरफेस से ना निकालकर एक छोटा सरफेस यहाँ पे बना हुआ है जिसका हम एरिया वेक्टर कह रहे हैं कि डी ए वेक्टर है, और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई वेक्टर है। ठीक है, तो क्या करेगा, यहां से इसको हम ज्वाइन करेंगे तो इतने सरफेस से क्या होंगी, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो बाहर की तरफ पास होंगी। तो क्या कहा जाएगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
passes through any bounded region is called as electric flux। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई फाई ई। किससे डिनोट करते हैं? फाई ई से इसको हम डिनोट करते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसका जो डिनोशन हम लोगों ने कहा कि फाई ई होता है। अब हम लोग क्या कहेंगे, इसकी वैल्यू जो होती है डी फाई ई। अब देख रहे हैं कि ये छोटा सा रीजन है जिसका एरिया वेक्टर डी ए वेक्टर है, तो छोटा सा रीजन है तो इससे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी वो भी कम ही होगी, क्योंकि इतने सरफेस को अभी हम लोगों ने इंक्लूड नहीं किया है। इस छोटे से सरफेस से हम बात कर रहे हैं कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम कहेंगे कि जब छोटा सा रीजन है, छोटा सा एरिया है, छोटा सा डिस्टेंस है, तो इससे कम ही लाइन पास करेंगी। इसी वजह से हमने फाई ई न लिख करके क्या लिखा बेटा, डी फाई ई लिखा। तो डी फाई ई इक्वल टू होगा वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ा है कि डॉट वेक्टर हटता है तो कॉस थीटा आता है, तो डी फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, वेयर ई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डी ए इक्वल टू एरिया वेक्टर और थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन किसके किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। यानी कि जो थीटा एंगल हम लोग दिख रहे हैं कि जो यहाँ आया हुआ है वो किसके किसके बीच का एंगल है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। ठीक है, अब कहा जाए कि अगर इसी में केस अप्लाई किया जाए कि इफ थीटा इक्वल टू, पहले नंबर पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू हम लोग 0 कह देते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा हम लोगों को, डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस 0 डिग्री। और हमें पता है कि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो हमें क्या मिल जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू मिल जाएगा ई डी ए। ठीक है, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हों तब के कंडीशन में उस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे उनका जो नंबर होगा वो मैक्सिमम होगा। दूसरा कंडीशन हम अप्लाई करेंगे कि इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो जैसे ही हम रखेंगे तो डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू होता है 0। इसका मतलब ये हो गया कि जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उस कंडीशन में उस सरफेस से, उस एरिया वेक्टर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट जो होगा हम लोग का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा। इसके यूनिट की बात करें हम लोग, इसके यूनिट की, तो क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आखिर हम कहाँ से इसको लिख रहे हैं कि इसका यूनिट जो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा, और इसका जो डायमेंशन होगा ml3t-3 ml3t-3a-1 होगा। ये हम लोग इसको क्या देख रहे हैं, इसका डायमेंशन होगा। ठीक है बेटा, यानी कि हम लोगों ने यूनिट भी यहाँ पे लिखा और साथ ही साथ इसका डायमेंशन भी लिखा कि जो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल रहा है उसका यूनिट ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और इसका जो डायमेंशन होगा ml3t-3a-1 होगा। साथ ही साथ हम लोगों ने केस भी अप्लाई करके देखा कि अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है तब क्या होगा कि उस कंडीशन में उस सरफेस से, उस एरिया से, उस रीजन से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, और जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उस कंडीशन में उस सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा गॉस थ्योरम, जो कि इस चैप्टर का मेन पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। इतना कुछ हम लोग पढ़े हैं गॉस थ्योरम को समझने के लिए। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ही यूज करेंगे, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यूज करके हम क्या कहेंगे, गॉस थ्योरम को पढ़ेंगे।
ठीक है, चलो देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ही यूज करते हैं। है ना, चलो देखा जाए क्या होता है हम लोगों का। नेक्स्ट टॉपिक आता है हम लोगों का गॉस थ्योरम, यानी गॉस का प्रमेय। गॉस थ्योरम क्या कहता है, एकदम सिंपली इसकी टॉपिक को हम समझ सकते हैं। एकदम सिंपली बात करेंगे इसकी कि आखिर गॉस थ्योरम कहता क्या है ना। गॉस थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई सरफेस है, कोई बाउंडेड रीजन है, तो उससे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं वो कितनी होती हैं, उसके लिए गॉस ने एक फार्मूला दिया, उसी को हम गॉस थ्योरम के नाम से जानते हैं। यानी कि अगर एक मान लेते हैं ये एक कोई सरफेस है, इसने प्लस क्यू चार्ज कंटेन किया हुआ है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे, और कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी इसी को कैलकुलेट करने के लिए गॉस ने एक थ्योरम दिया, एक फॉर्मूला दिया, जिसको हम गॉस लॉ के नाम से जानते हैं। क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू एनी बाउंडेड रीजन is 1/epsilon naught times of the total charge enclosed by the surface। ठीक है, यानी कि क्या कहा कि ये जितना भी चार्ज इनक्लोज किया हुआ है अपने अंदर, तो हम लोगों ने क्या देखा, क्यू चार्ज को इसने इनक्लोज किया हुआ है, तो इसके थ्रू जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, ये जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करेगा वो क्या होगा, इसके चारों तरफ ये जो सरफेस बना हुआ है, ये चारों तरफ जो रीजन बना हुआ है, उन्हीं से होकर के ये पास होगा। उसके नंबर को कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने कह दिया कि जो इनसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी वो इस चार्ज का 1/epsilon naught टर्म्स होती है। यानी क्या होता है, फाई इक्वल टू होता है Q/epsilon naught। इसी को हम गॉस थ्योरम के नाम से जानते हैं। आखिर किस बेस पर इन्होंने ये इसको कैलकुलेट किया, तो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने एक एरिया वेक्टर लिया, जिसका नाम इन्होंने दे दिया DA वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड जाहिर सी बात है कि यहाँ से बाहर की तरफ ही होंगी। तो जब ये छोटा सा रीजन है, तो इससे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी उसका भी वैल्यू क्या होगा, कम ही होगा। तो इसके लिए कहा कि इस छोटे से रीजन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे वो d phi इक्वल टू जो होंगी वो E.DA होंगी। ठीक है, और यहाँ क्या देख रहे हैं कि E वेक्टर और DA वेक्टर जो है इनके बीच का एंगल जो है 0 डिग्री है, तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि d phi इक्वल टू EDA cos 0 डिग्री। ठीक है, तो cos 0 की वैल्यू हमको पता ही है कि 1 होता है, तो क्या हो जाएगा, d phi इक्वल टू हो जाएगा EDA इंटू 1। तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो ये क्या मिला हम लोगों से, इस छोटे से रीजन से, छोटे से एरिया वेक्टर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, इसकी वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद हमें पता है कि अगर ये पॉइंट चार्ज है तो इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज किसके थ्रू, इज गिवन बाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²।
इसको हम लोगों ने पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में, फर्स्ट वाले वीडियो में इसको हम लोगों ने देखा है। तो ई की वैल्यू हम यहाँ ला करके पुट कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, डी फाई ई इक्वल टू मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर इनटू, अभी क्या मिलेगा हम लोगों को, डी ए मिलेगा ना। अब देखो ये हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकाला एक छोटे से, इतने छोटे से रीजन से निकाला है, इस टोटल रीजन से निकाला जाए कि तो क्या लिखा जाए, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक, या फिर कहा जाए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द होल सरफेस, किससे, होल सरफेस, है ना, पूरे सरफेस से कितना पास होंगी। इसके लिए हम कहेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, डी फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, डी ए। अब हमें पता है कि सिंस इसका एरिया क्या बनेगा, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर भी निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी, इधर हर जगह निकलेंगी, साथ ही साथ ऊपर भी निकलेंगी, अंदर भी निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी, हर एक डायरेक्शन में मिलेंगी। यानी कि ये क्या बनाएगा, एक स्फीयर बनाएगा। तो स्फीयर का एरिया हम जानते हैं कि डी ए इक्वल टू होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी रेडियस हम कह रहे हैं कि डिस्टेंस कितनी है बेटा, आर है ना। तो यहाँ पर हम डी ए वेक्टर की, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोगों का, फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। दिख रहा है आप लोगों को, चलिए दिख रहा है, ठीक है, ये हम लोगों को मिल गया। तो क्या देख रहे हैं कि यहां से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या मिल गया हम लोगों को, केवल मिल गया फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई ई की वैल्यू मिल गया हम लोगों को क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और इसी को क्या कहेंगे, दिस इज द गॉस थ्योरम। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हम लोगों ने कहा कि किसी भी बाउंडेड रीजन से जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, वो उस बाउंडेड रीजन द्वारा जितना चार्ज कंटेन किया गया होगा उसका 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होती है। वही हम लोगों ने यहाँ भी लिखा, और इतना हम लोगों ने ड्राइव करके देखा कि उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी वो उतनी ही निकलेंगी जैसा कि गॉस ने बताया था। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम आता है। क्या आता है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम आता है। एकदम आसान होता है ये भी। चलिए, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में 3-4 आप लोगों को पढ़ना होता है, देख ही लेते हैं धीरे धीरे करके, 1 बाय 1 करके। ठीक है, क्या पढ़ना हम लोगों को अब, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, है ना, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, यानी गॉस थ्योरम का यूज करना है। और गॉस थ्योरम का यूज करके डिफरेंट टाइप के वायर्स, डिफरेंट टाइप्स के सरफेसेस के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ये हम लोगों को फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, आई थिंक कि ऊपर वाला थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा है, चलिए अब दिख रहा है ना। क्या करना हम लोगों को, सबसे पहला जो टॉपिक है हम लोगों का, यानी कि हम लोगों को गॉस थ्योरम का यूज करके कोई अगर स्ट्रेट वायर है, कोई एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, कोई एक नॉन कंडक्टिंग सरफेस है, तो उसके थ्रू, या फिर कोई स्फेरिकल सेल है उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, या फिर कोई स्फीयर है उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और इन सब के थ्रू हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो कि उनके थ्रू अगर उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो उसके लिए हम गॉस थ्योरम को यूज करते हैं और आसानी से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करके बता देते हैं।
तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो कह रहा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला जो है एप्लीकेशन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर, क्या करना हम लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड चार्ज रॉड या वायर भी कह सकते हैं, है ना। यूनिफॉर्मली यानी उसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो यूनिफॉर्मली है, यानी सीक्वेंस में, यानी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और जाहिर सी बात है कि वायर जो होता है रॉड शेप का ही होता है। इसका मतलब क्लियर है कि जो हम लोगों ने फर्स्ट वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसी तरह की टॉपिक को हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक वायर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वायर लेंगे। ये हम लोगों ने एक वायर ले लिया, क्या है ये बेटा, वायर है। और इस पर जो है प्लस क्यू चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसके थ्रू हमें क्या करना है कि किसी पॉइंट पर इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। इसके लिए हम कंसीडर करेंगे कि इससे आर डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट P है जिस पर हमें इस रॉड के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। एक पॉइंट P हो गया, कितने डिस्टेंस पे हो गया, R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P हो गया जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसके लिए हमें पता है कि ये रॉड है और इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इधर भी फील्ड लाइंस निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी, हर एक डायरेक्शन में निकलेंगी, इसके चारों तरफ निकलेंगी। तो इसके थ्रू हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस को इमेजिन करेंगे। एक ऐसे सरफेस को इमेजिन करेंगे जो इसके चारों तरफ बना होगा और उसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, तो उस तरह के सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कहेंगे। चलिए देखते हैं। तो एक हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ एक सरफेस बनाएंगे। ये हम लोगों ने बना दिया सिलेंडर, इसके चारों तरफ क्या बना दिया हम लोगों ने, इसके चारों तरफ एक सिलेंडर बना दिया, ठीक है। ये रहा इसका सिलेंडर, है ना, ये हम लोगों ने बना दिया सिलेंडर। इस सिलेंडर को हम गॉसियन सिलेंडर बोलते हैं या फिर सरफेस बोलते हैं। गॉसियन सिलेंडर बोले या सरफेस बने, कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम सिलेंडर भी इनको कह सकते हैं और सरफेस भी कह सकते हैं, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं कि यहां पर एक कोई पॉइंट P था जिस पर हमें इसके थ्रू क्या करना था, ये रॉड के थ्रू कितनी फील्ड लाइंस पास करेंगी, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसे हमें कैलकुलेट करना था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस सरफेस पे सबसे पहले एक एरिया वेक्टर, एक सरफेस कंटेन करेंगे, एक सरफेस कंज्यूम करेंगे, एक सरफेस एरिया मान लेंगे, एक एरिया वेक्टर मान लेंगे, ठीक है। एरिया वेक्टर हमेशा कहाँ की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है, तो DA वेक्टर हो गया बाहर की तरफ। और ये प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इस पर, तो कंफर्म है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी, इधर की तरफ होगी। और यहाँ क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल मिल रहे हैं, मतलब यहाँ थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा क्या देख रहे हैं कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि केवल यहीं पर नहीं होगा, जैसे यही मान लेते हैं ये सिलेंड्रिकल है तो ये तो कर्व सरफेस हो गया, लेकिन इसमें दो सरफेस और बने हुए हैं जो कि एक ये है और दूसरा इसके नीचे वाला, यानी कि एक ये सरफेस बना हुआ है और दूसरा इसके नीचे वाला सरफेस बना हुआ है, जिसको हम क्रॉस सेक्शन के नाम से जानते हैं। यहां पर अगर हम कंज्यूम करते हैं कि एक एरिया है डीए वेक्टर, क्या है ये डीए वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ऊपर की तरफ बस, बट इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इधर की तरफ होगी। यानी कि यहां पर अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच थीटा इक्वल टू कितना होगा,
90 डिग्री होगा। सेम उसी तरह से अगर हम कंज्यूम करते हैं कि यहाँ भी एक एरिया वेक्टर है DA वेक्टर, तो DA वेक्टर आ जाएगा हमारा नीचे की तरफ और E वेक्टर चला जाएगा इधर की तरफ, और इनके बीच का थीटा हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, निकालेंगे कि इसके क्रॉस सेक्शन से, क्रॉस सेक्शन का मतलब ये नीचे वाले से और ऊपर वाले से कितनी फ्लक्स लाइंस पास करेंगे। तो क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस या फील्ड लाइंस भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल सकते हैं, पासेस थ्रू द क्रॉस सेक्शन। किससे, क्रॉस सेक्शन से ना। तो क्या निकालेंगे हम, डी फाई E1 निकालेंगे, यानी कि यहां से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगी पहले सरफेस से। तो कितना होगा हम लोगों का वेक्टर E डॉट DA वेक्टर, हमें पता है कि थीटा, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, EDA cos 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि थीटा की वैल्यू हम लोग देख रहे हैं क्रॉस सेक्शन पे कितना है, चाहे ये वाले क्रॉस सेक्शन की बात करें या नीचे वाले क्रॉस सेक्शन की बात करें, 90 डिग्री ही है। तो कितना मिल जाएगा, डी फाई E1 इक्वल टू कितना, 0। इसका मतलब ये हो गया कि क्रॉस सेक्शन से, क्रॉस सेक्शनल एरिया से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं करेंगी। दैट मीन्स देयर आर नो any electric field lines passes through the cross section। क्रॉस सेक्शन से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं करेंगी। सिमिलरली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passes through the curved surface is given by। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ये जो सरफेस कर्व सरफेस बनेगा उसके थ्रू हमें निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास करेंगी। तो हमें पता है कि डी फाई ई इक्वल टू होता है ई डॉट DA, और इसको और क्या लिख सकते हैं, डी फाई ई इक्वल टू हम लिख सकते हैं EDA cos 0 डिग्री, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है, यहां पर कितना है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। तो हम लोगों ने लिख दिया, इसको जब ब्रेक करेंगे तो cos थीटा आएगा, तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का EDA, है ना। क्या मिला, एक छोटे से रीजन से हमें DA वेक्टर से, कितने से, द कर्व सरफेस DA वेक्टर, कितने से, DA वेक्टर से। सो the number of electric field lines passes through the whole surface। किससे, पूरे सरफेस से, है ना, पूरे सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी। तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया डी फाई ई, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो डी फाई ई इक्वल टू EDA, और इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, जब डी फाई ई का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा फाई ई इक्वल टू E इंटू DA, और अगर देखा जाए तो DA की वैल्यू कितना होगा, 2πRL, जहां L क्या है, इस रॉड की लेंथ है, कितना है, L क्या है, रॉड की लेंथ है। तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, 2πRL होगा। केवल कौन सा सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, टोटल सरफेस CS से नहीं, केवल हम CS से निकाल रहे हैं, TS से नहीं निकाल रहे हैं, टोटल कर्व सरफेस, टोटल सरफेस एरिया नहीं निकाल रहे हैं, केवल कर्व जो ये इसके चारों तरफ ये वाला है इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कितना हो गया, 2πRL हो गया।
तो हमारा क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू ई इंटू 2πr/L। अब हमें पता है कि सिंस फाई इक्वल टू होता है Q/ε0, ये हमारा कहाँ से आया, तो यही है हमारा गॉस थ्योरम। क्या है हमारा, यही हमारा गॉस थ्योरम है। यहां पर हम रख देंगे तो कितना, Q/ε0 इक्वल टू ई इंटू 2πr/L। तो यहां से E की वैल्यू मिल जाएगा Q/4πε0 और कितना 1/RL, है ना। इसको पूरे को 4π नहीं, सॉरी, देखो बेटा कितना हो जाएगा हम लोगों का, E इक्वल टू हो जाएगा Q/ε0 इंटू 1/2πRL हो जाएगा। तो इसको फिर से सॉल्व करेंगे जब हम आगे, तो कितना मिल जाएगा हम लोगों को, E इक्वल टू कितना 1/2πε0 Q/RL। और हमें पता है सिंस Q/L को कहते हैं लेम्डा। लेम्डा मतलब क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो E की वैल्यू हो जाएगा हम लोगों का 1/2πε0 λ/R। या इसी फार्मूले को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1/4πε0 2 λ/R। आखिर हम लोगों ने यहाँ 4πε0 कैसे किया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। क्यों किया, क्योंकि 1/4πε0 की वैल्यू जो होती है, इसकी वैल्यू जो होती है 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। तो हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो आसानी से इस वैल्यू को यहाँ पर फिक्स कर सकें, यहाँ से पुट कर सकें, इसीलिए हमने क्या किया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमने फार्मूले को सिंप्लीफाइड करके इस फॉर्म में लिख दिया। क्लियर है। तो एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तब तक हम लोग दूसरा टॉपिक फिर देखते हैं, इसी का एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का सेकेंड टॉपिक, ठीक है। सेकेंड टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि अगर एक शीट है, इनफाइनाइट प्लेन शीट है जो कि नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है, तो क्या कहेंगे, सेकेंड, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, हम लोगों का हेडिंग है नियर ए यूनिफॉर्मली नॉन कंडक्टिंग सीट, है ना। एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन कंडक्टिंग सीट है, उसके चारों तरफ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सीट को लेंगे और सीट के चारों तरफ जो है चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सीट पे चारों तरफ चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, एक हम प्लेन सीट लेंगे, पहले हम अपना 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, इसको सुटेबल होगा हम लोगों के लिखने के लिए। ठीक है, एक हम लोगों ने एक ले लिया, ये एक प्लेन सीट, क्या लिया हम लोगों ने, एक ये प्लेन सीट ले लिया। ठीक है, इस पर हम प्लेन सीट कहने का मतलब ये इस तरह का सीट है, वो ऐसे रखा गया है, ऐसे नहीं रखा गया, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखा गया, इस तरह का एक सरफेस वाला सीट है, इसको ऐसे हम लोगों ने रखा है, इस वजह से हमने इस तरह से दिखाया है। इस पर क्या है, प्लस क्यू चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है, यूनिफॉर्मली जो है प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है।
इसके थ्रू हमें क्या करना है, इसके किसी बाहरी पॉइंट पर या इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। ये प्लस क्यू चार्ज जो है चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट है, बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे क्योंकि फिगर जरा सा क्लियर नहीं बन पाता, फिगर इसी में एक ही में ये सब मिक्सअप हो जाता है, इस वजह से हमने ऊपर नीचे केवल चार्ज को दिखाया है। आप चाहें तो पूरी तरफ चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके ऐसे ये रखा हुआ है, यहां से r डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट P है जिस पर हमें क्या करना है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर एक एरिया वेक्टर कंज्यूम करेंगे, ये हो गया एरिया वेक्टर, है ना। ये हम लोगों ने एक गॉसियन सरफेस को बनाया, ये इसका एरिया वेक्टर है डीए वेक्टर, कितना है डीए वेक्टर, और ये है पॉइंट हमारा P, और इसी पर हमें क्या करना है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। तो इधर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड जब किधर की तरफ हो जाएगा, इधर की तरफ ही हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक है, अब ये सीट ऐसे रखा है तो इधर जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो कंफर्म है कि इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और जितना अमाउंट में इधर प्रोड्यूस करेगा उतने अमाउंट में इधर भी प्रोड्यूस करेगा। तो हम यहां मान लेते हैं E1 है, और इसके दूसरे तरफ मान के चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, E2 हो रहा है। कितना हो रहा है, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना हो रहा है, E2, और एरिया वेक्टर है डीए वेक्टर। ठीक है, तो ड्यू टू सिमेट्रिसिटी, ड्यू टू सिमेट्रिसिटी E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E, यानी दोनों साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा हमारा, E प्रोड्यूस होगा। तो हम निकालेंगे, यहां हम लोगों ने पॉइंट P लिखा है तो यहां पॉइंट P डैश निकाल लेते हैं। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू P कितना होगा, P पर कितना हम लोगों का E1 है, इसको हम E इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी फाई E लिखेंगे, डी फाई E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, EDA हो जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो यहाँ EDA cos 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू हमारा हो जाएगा 1। सिमिलरली सेम वही चीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू P डैश कितना हो जाएगा, डी फाई E2 इक्वल टू EDA, ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो ये जब देख रहे हैं कि डी फाई E1 और डी फाई E2 जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो इसमें डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं है, दोनों ही क्या होंगे, स्केलर क्वांटिटी होगी, और स्केलर नंबर है तो नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, तो डी फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी फाई E1 प्लस डी फाई E2, तो कितना हो जाएगा हम लोग का EDA प्लस EDA, यानी कितना हो जाएगा 2EDA हो जाएगा। ये हमें डी फाई E की वैल्यू मिला, डी फाई E। अब क्या करेंगे, इस टोटल सरफेस से, ये तो छोटा सा कंपोनेंट लिया है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगा, ऊपर भी होगा, तो क्या कहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू द होल सरफेस, किससे, होल सरफेस से, पूरे सरफेस से कितनी पास होंगे, तो कितना हो जाएगा हम लोगों का डी फाई E इक्वल टू 2EDA, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फाई E इक्वल टू 2E इंटू DA, और सिंस DA की वैल्यू कितना हो जाएगा,
ये एरिया कितना हो जाएगा इसका, सीट है तो एरिया ए होता है, ए हम लोगों ने लिख लिया। तो कितना मिल जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2E इंटू ए, है ना। अब क्या जानते हैं, यहां लिख लेते हैं, सिंस फाई ई की वैल्यू जो है Q अपान एप्सिलॉन नॉट कहां से, गॉस थ्योरम से, कहां से लिख लिया हम लोगों ने, यहीं पे डायरेक्ट, यहां पे हम लोगों ने गॉस थ्योरम को यूज कर दिया और आसानी से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, लिख दिया यहां पर। तो क्या हो जाएगा हम लोगों को, E इक्वल टू मिल जाएगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए, यहां से 2a को इसके डिवाइड में भेज दिया। अब हमें पता है कि सिंस Q बाई ए को हम कहते हैं सिग्मा, जिसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो कितना हो जाएगा, E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यही क्या होगा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दिस इज द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, यहां देखो चार्ज छूट गया है, नॉन कंडक्टिंग सीट। इसको भी हम लोगों ने ड्राइव कर लिया, एकदम सिंपल सा था। इसको थोड़ा सा फोकस करके पढ़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़ेंगे, आसानी से ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा एप्लीकेशन देखते हैं, ये सेकेंड एप्लीकेशन था। तीसरे एप्लीकेशन में क्या होता है कि एक प्लेन प्लेट होगा, क्या होगा, तीसरे एप्लीकेशन में हमारा जो होगा वो एक प्लेट होगा। कह रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर। क्या है, अब हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए हम लोग क्या करेंगे, तीसरा टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज्ड कंडक्टर। एक चार्ज कंडक्टर है, इसके थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। ये भी हम लोग देखेंगे कि ये हम लोगों ने ले लिया एक चार्ज कंडक्टर, ये एक हमारा चार्ज कंडक्टर जो कि फुली जो है कलर्ड है, ऐसे कंडक्टर मतलब वायर हो सकता है, ये चार्ज कंडक्टर हो गया। ठीक है, इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें दो सरफेसेस होंगे, पहला प्लेट अगर इसको लेट करते हैं तो दूसरा सरफेस इसको लेट करना होगा। इसकी अगर कहें कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कंफर्म है कि इसका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, सिग्मा ही होगा। कितना होगा, इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो सिग्मा होगा। अब हमें कहना है कि इस पर जो है दोनों तरफ प्लस क्यू चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है प्लस क्यू चार्ज। इसके थ्रू हमें क्या करना है, इसके जस्ट आउटसाइड मान लेते हैं यहां पर एक कोई पॉइंट P है, इसी पॉइंट पर इसके थ्रू हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके ठीक पहले वाले टॉपिक में दूसरे वाले एप्लीकेशन में पढ़ा है कि अगर एक प्लेन सीट है और उसके किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम कितना निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू फर्स्ट सरफेस कितना होगा हम लोगों का, E1 इक्वल टू 1/4 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके जस्ट पीछे वाला पढ़े हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू सेकेंड सरफेस, है ना। तो E2 इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज
गिवन बाई ई इक्वल टू, ये क्यों देख रहे हैं कि प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर भी इधर ही होगा और इस दूसरे प्लेट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर ही होगा। इस वजह से हम क्या करेंगे, ई इक्वल टू E1 प्लस E2 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा मिल गया E। तो E इक्वल टू कितना, 2 एप्सिलॉन नॉट अपान 2 सिग्मा, 2 से 2 कटा तो E इक्वल टू कितना मिल गया, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। इसी फार्मूले को हम कहेंगे दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर। ठीक है, इस फार्मूले के हेल्प से अगर कोई चार्ज कंडक्टर हो, उससे कहीं r डिस्टेंस पर या किसी डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, उस पर हमें उस चार्ज कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो इस फार्मूले के हेल्प से हम आसानी से उसको कैलकुलेट करके बता सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद हमारा जो थर्ड टॉपिक होगा, फोर्थ टॉपिक होगा, वो होगा स्फेरिकल सेल। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। ये थोड़ा सा मज़ेदार टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा मज़ेदार टॉपिक है। इसमें कई सारे पॉइंट्स बन जाते हैं, 2 से 3 टॉपिक बन जाते हैं, पॉइंट्स बन जाते हैं। इसलिए हम क्या कह रहे हैं, ये थोड़ा सा मज़ेदार टॉपिक है और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। क्या है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको फोकस करके पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, इस फार्मूले को लर्न करेंगे, इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो कि हमारा कल वाले वीडियो में होगा। आज के वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, है ना। सबसे बड़ी बात है कि स्फेरिकल सेल क्या होता है। स्फीयर की, अभी तक स्फीयर की बात कर रहे थे हम लोग, अब यहां हम स्फेरिकल सेल की बात करने लगे। आखिर स्फेरिकल सेल क्या होता है, तो स्फीयर और स्फेरिकल सेल में दोनों में डिफरेंस है। स्फीयर क्या होगा, सॉलिड होगा, अंदर से भी सॉलिड होगा, अंदर से खाली नहीं होगा, अंदर भी मटेरियल्स भरे होंगे। लेकिन स्फेरिकल सेल क्या होगा, हॉलो इनसाइड होगा, अंदर से खोखला होगा, अंदर उसके कुछ नहीं भरा होगा। हो सकता है एयर हो बट वो मटेरियल नहीं भरा होगा। यानी कि स्फीयर हम उसको कहेंगे, जो सॉलिड होगा उसको हम स्फीयर कहेंगे, और जो स्फीयर होगा जिसके अंदर जो होगा खोखला होगा, हॉलो इनसाइड होगा, उसको हम बोलेंगे स्फेरिकल सेल। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ये हम लोगों ने बना दिया एक स्फेरिकल सेल। ठीक है, जिसका सेंटर हम कहेंगे O है, इसका सेंटर क्या है, O है, और जिसकी रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R है। कितनी है, कैपिटल R है। इस पर जो है प्लस क्यू चार्ज, क्या, इस पर जो है प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट है एक समान रूप से। हर तरफ इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी के थ्रू हमें क्या करना है, किसी पॉइंट्स पर एक हो सकता है पॉइंट, एक से ज़्यादा हो सकता है पॉइंट, 2 पॉइंट हो सकता है, 3-4 पॉइंट हो सकते हैं। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि इसमें 3 पॉइंट्स बनेंगे। एक पॉइंट बनेगा ये आउटर सरफेस पर, एक आउटसाइड में, एक बाहर सरफेस हो, दूसरा क्या हो सकता है इनसाइड, और तीसरा क्या हो सकता है ऑन द सरफेस। इस 3 पॉइंट्स के अलावा इसमें कोई दूसरा पॉइंट नहीं बनेगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फिर अंदर वाले पॉइंट पर निकालना है, फिर क्या करना है, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है,
इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे जिसके हर एक पॉइंट पर इस स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू सिमेट्रिसिटी सेम होगा। तो चलिए एक बनाते हैं, इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। ये हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस। ठीक है बेटा, इसके चारों तरफ हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया, कंज्यूम कर लिया, जिसके हर एक पॉइंट पर ड्यू टू सिमेट्रिसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। अब हम कहेंगे कि एक पॉइंट P है जहां पर हम लोगों ने पॉइंट को दिखाया है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, मान लेते हैं कि उस पॉइंट P की इसके सेंटर O से डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r है। कितना डिस्टेंस पे है ये, स्मॉल r डिस्टेंस पे है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक छोटे से एरिया वेक्टर को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो एरिया वेक्टर हमेशा कहां की तरफ होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये हो गया dA वेक्टर, और यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E वेक्टर। यहां पर हम थीटा देखेंगे कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो क्या कहेंगे, पहला पॉइंट हमारा होगा आउटसाइड एट P। क्या आउटसाइड एट P, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड एट पॉइंट P, है ना। तो क्या करेंगे, हम निकालेंगे d phi E। हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले इस छोटे से रीजन से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उसको सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, d phi E इक्वल टू कितना हो जाएगा, E डॉट dA। कितना हो जाएगा, E डॉट dA। तो कितना हो जाएगा, सिंस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो d phi E की वैल्यू हो जाएगा EDA। ठीक है, सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू द होल सरफेस। किससे, पूरे सरफेस से। कितना हो जाएगा हम लोगों का, d phi E का इंटीग्रेशन, और इधर हो गया EDA का इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, आप समझते हैं d phi E इक्वल टू कितना, इसको करेंगे जब इंटीग्रेट तो हो जाएगा phi E, और ये हो गया E बाहर, और ये हो गया dA। और सिंस dA इक्वल टू कितना, 4 pi r स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा मिल जाएगा phi E इक्वल टू E इंटू 4 pi r स्क्वायर। अब हमें पता है कि phi E की वैल्यू होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। कहां से आया, तो ये हमारा गॉस थ्योरम कहता है। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, Q बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E इंटू 4 pi r स्क्वायर। तो यहां से क्या मिल जाएगा हम लोगों को, E इक्वल टू 1 बाई 4 pi एप्सिलॉन नॉट Q अपान r स्क्वायर। क्या देख रहे हैं कि ये जो फार्मूला हम लोगों को मिल गया, ये जो हम लोगों को फार्मूला मिल गया वो क्या होगा, ये फार्मूला जो मिला है हम लोगों को मिला है, दिस फार्मूला इज इक्विवेलेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। हम लोगों ने कैलकुलेट किया था पिछले वाले वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सेम फार्मूला निकाला था। तो हम लोगों ने क्या देखा कि पॉइंट P पर जस्ट आउटसाइड द सरफेस, जस्ट आउटसाइड द स्फेरिकल सेल पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है इक्विवेलेंट टू किसके मिल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के इक्वल मिल रही है। तो ये हमारा फार्मूला मिला। अब हमें पता है कि सिंस सिग्मा इक्वल टू Q अपान A होता है, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा A। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है टोटल, वो केवल इस सेल पर डिस्ट्रीब्यूट है, इस सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है। तो इस सरफेस का अगर सरफेस एरिया देखें तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, सिंस हमें पता है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू Q बाई A
तो Q इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा A, और A की वैल्यू क्या होगा, Q इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। रीजन ये है कि कैपिटल आर जो है यही मेन हमारा सेल है, यही हमारा है, ये बाहर वाला तो हम लोगों ने इमेजिन किया, कंसीडर किया, ये क्या है हमारा गॉसियन सरफेस है, इसलिए इसकी एरिया को हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि इसी के एरिया पर टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो यहां से हम Q की वैल्यू यहां रखेंगे तो कितना मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q के जगह पे सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपान कितना आर स्क्वायर। देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो हमारा E की वैल्यू मिल जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट और कितना कैपिटल आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल सेल जस्ट आउटसाइड द सेल। क्या मिला हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल जस्ट आउटसाइड द सेल, यानी आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें इतनी वैल्यू मिल गई। दूसरा पॉइंट हम कंसीडर करेंगे कि एक पॉइंट सरफेस पर है P डैश, तो P डैश को क्या देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस R डैश, R इक्वल टू, सॉरी ध्यान देना है, ये सरफेस पर नहीं होगा बल्कि ये सरफेस पर पॉइंट है हमारा P डैश। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ द सेल के इक्वल हो जाएगी। तो दूसरा हमारा पॉइंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। अब हमें सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो क्या हो जाएगा, वी नो दैट यानी कि कहां पर करना है, P डैश पर, R इक्वल टू R, यहां पर हम लोगों ने लिखा है, सो E इक्वल टू, यहीं पर क्या करते हैं, स्मॉल r को कैपिटल R से रिप्लेस कर देते हैं, तो कितना सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और ये R स्क्वायर अपान R स्क्वायर है। तो सिंस हमें मिला है ये वैल्यू, R की वैल्यू R, तो कितना हो जाएगा E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट और R स्क्वायर अपान R स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ तो E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब जो हमें कंडक्टर के थ्रू, एक चार्ज कंडक्टर के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करके मिला था इसके पहले वाले टॉपिक में, वही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, ऑन द सरफेस हो गया। तीसरा पॉइंट क्या होगा, इनसाइड द सेल। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने बात किया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब हमें कैलकुलेट करना है वो इसके भीतर कैलकुलेट करना है, इसके अंदर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं, थोड़ा सा फिगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इन सबको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, इसके जस्ट आउट इनसाइड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर, इसके सेल के भीतर एक पॉइंट है, मान लेते हैं कि यहां पर है ये पॉइंट P डबल डैश है यहां पर, और यहां पर क्या है, प्लस Q चार्ज तो रखा ही है, सॉरी प्लस Q चार्ज जो है बाहर डिस्ट्रीब्यूट है ही, तो हमें अंदर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज क्या है, जब भी किसी स्फेरिकल सेल को चार्ज देते हैं, जब भी किसी स्फेरिकल सेल को चार्ज देते हैं तो वो सारे चार्जेस जो होते हैं वो उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, अंदर कोई चार्ज नहीं होता। जाहिर सी बात है कि अंदर कोई मटेरियल ही नहीं है, खाली है, तो वो चार्ज रहेगा कहाँ, किसके साथ वो चार्ज रहेगा। इस वजह से क्या होता है कि जितना भी चार्ज हम स्फेरिकल सेल को देते हैं तो सभी चार्ज जो होता है सेल के सरफेस पर, आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अंदर कोई चार्ज नहीं होता। तो हम क्या कहेंगे, वी नो दैट देयर आर no any charges, no any charges inside the cell, so the net electric field lines, the net electric field inside the cell is कितना, 0,
यानी कितना मिल जाएगा, E इक्वल टू 0। कहाँ मिलेगा, सेल के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितना मिल जाएगा बेटा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, फिर से वो फिगर कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे, एक ही वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम एकदम सर पे है। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, आया होगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे वीडियो में। कंटिन्यू डेली फिजिक्स की क्लासेस चलती रहेंगी। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और अपनी तैयारी पूरी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।